हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है आर्टिकल 370 के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 370 पर सरकार ने जो स्टेप लिया था, फैसला लिया था, वो सही था। इसलिए ये न्यूज़ में आप सब जानते ही होंगे, इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है ये। तो आर्टिकल 370 अब इतिहास बन चुका है, इसके बारे में भी आप सब जानते होंगे। अब इसको डिटेल से जान लेते हैं। प्री मेंस की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो देखो देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। दरअसल जम्मू कश्मीर को जो भारत में शामिल किया गया था, तो जम्मू कश्मीर के साथ में एक स्पेशल एग्रीमेंट पर साइन हुई थी। ये सब आप जानते होंगे बैकग्राउंड। तो साइन हुई तब कहा गया था जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल दर्जा दिया जाएगा, और उसके लिए संविधान में एक अलग से आर्टिकल ऐड किया गया था, जिस आर्टिकल का नाम था आर्टिकल 370, और उसके साथ साथ में सेक्शन 35A भी ऐड किया गया था। तो ये जो एक्ट था, वो ये जो आर्टिकल था, वो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा देता था, जिसमें जम्मू कश्मीर में आप लैंड नहीं खरीद सकते हो। काफ़ी सारी स्पेशल प्रोविजन थी इस आर्टिकल में। तो तब से लेके आज तक विवाद का ये विषय बना रहा था। काफ़ी लोगों का कहना था ये जो आर्टिकल है वो जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को पैदा कर रहा है, और जम्मू कश्मीर की स्थिति है उसे देशों तोड़ने का काम कर रहा है ये आर्टिकल। तो धीरे धीरे इसके खिलाफ चर्चा हुई। फिर फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में एक एक्ट ला के इस आर्टिकल को रिवोक कर दिया था, और रिवोक के लिए जो हटा दिया था, इसके लिए प्रोसेस क्या हुआ था। देखो उसमें लिखा हुआ था संविधान में, जम्मू कश्मीर के संविधान में, कि वैसे तो जम्मू कश्मीर है वो भारत का इंटीग्रल पार्ट है, मतलब भारत का ही पार्ट है, भारत से अलग नहीं हो सकता है। वो जम्मू कश्मीर के पास खुद का कोई राइट नहीं है। बट उसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत अलग राज्य का दर्जा प्राप्त है, और ये जो आर्टिकल 370 है वो टेम्पररी, परमानेंट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसे कभी भी हटा सकती है, बट हटाने के लिए उसे जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जम्मू कश्मीर का संविधान बनाने के लिए जो जम्मू कश्मीर की संविधान असेंबली थी, संविधान सभा, उसका परमिशन लेना होगा। अगर वो नहीं है, काम नहीं कर रही है, क्योंकि वो तो डिसॉल्व हो चुकी थी, तो इसकी जगह जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेशन, उससे परमिशन लेनी होगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये डिसीजन लिया था, वो एक्ट ला के इस आर्टिकल 370 को हटाया था, जब जम्मू कश्मीर की तो स्टेट लेजिस्लेशन थी, वो तो काम नहीं कर रही थी, तब जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल था। तो प्रेसिडेंट ने खुद से ही परमिशन ले ली कि जी हाँ, मैं जम्मू कश्मीर का हेड हूँ, बिकॉज कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं है, तो मैं जम्मू कश्मीर से ओर से आपको परमिशन देता हूँ कि आप हटा सकते हो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370। इसके बाद में प्रेसिडेंट जी ने खुद को परमिशन दी, और खुद ने ही एक ऑर्डिनेंस जारी किया, एक आदेश पारित किया कि जम्मू कश्मीर में आज से आर्टिकल 370 वो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद में पार्लियामेंट एक्ट लेके आई, और दोनों सदन में पारित हुआ, और फाइनली ये हट गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन दर्ज की गई थी, 21 पिटीशन दर्ज हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट सुना। इसके 3-4 साल तक इस पर सुनवाई हुई, और सुनवाई में कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, कई सारे सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन रेज किए गए थे, जिसमें अलग अलग क्वेश्चन थे। क्या क्या पूछा गया था? एक तो पूछा गया था क्या प्रेसिडेंट ऐसे किसी भी मामले, अगर कोई भी राज्य है वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो क्या केंद्र सरकार इस प्रकार का डिसीजन ले सकती है? ये एक क्वेश्चन था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हाँ, प्रेसिडेंट अगर रूल लगा हुआ है तो कुछ मामलों में इस सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन ले सकती है। बाद में सुप्रीम कोर्ट को बाद में पहले बता दो क्या क्या क्वेश्चन रेज करे। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन था कि जम्मू कश्मीर को ऐसे दो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में विभाजित करना, ये सही था डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर से जिस प्रकार का जो प्रक्रिया यूज की थी, प्रोसेस यूज किया गया था, वो सही था क्या? और बिना विधानसभा की परमिशन के इस प्रकार का डिसीजन लेना, क्या ये सही था? अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, और सुप्रीम कोर्ट में बहस चली। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में सारे प्रश्नों का जवाब दिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो धारा 370 हटाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो सही कदम था। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इस प्रकार का डिसीजन ले सकती है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जम्मू कश्मीर के हित में है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि वो, क्योंकि धारा 370 है, आर्टिकल 370 है, वो एक टेम्परेरी प्रोविजन है, और प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो इसको हटा सकता है, इस आर्टिकल को हटा सकता है।
क्योंकि वहाँ पे विधानसभा काम नहीं करी थी और तो प्रेसिडेंट रूल था, तो प्रेसिडेंट ने जो खुद से परमिशन दी वो सही था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ परमिशन दे सकता है प्रेसिडेंट स्पेशल कंडीशन में, हर राज्य में ऐसा नहीं दे सकता। बट जम्मू कश्मीर जो इश्यू था वो ऐसा इश्यू था कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं चल सकती, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उस टाइम में संविधान सभा थी नहीं, और जम्मू कश्मीर में उस टाइम की जो संविधान सभा थी वो एक वॉर जोन था, अलग सिचुएशन थी, तब के हिसाब से वो सही था। बट अब वो ऐसी सिचुएशन है नहीं, तो वो हटाया गया, वो प्रोसेस भी सही था। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि पार्लियामेंट ने जो प्रोसेस फॉलो किया था वो सही था, तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हाँ पार्लियामेंट ने जो प्रोसेस फॉलो किया था वो भी सही था, सरकार ने सही प्रोसेस फॉलो करके इस आर्टिकल को हटाया है। ऐसे कई सारे सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन दिया। उसमें कहा फिर इसमें कुछ अलग से आदेश भी दिए थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है वो जो देखो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बारे में आप जानते होंगे, जिसमें मिनिमम 5 जज होते हैं। तो जो 5 जज बैठे थे उन्होंने ये आदेश दिया था कि सारी मेजोरिटी 5-0 की मेजोरिटी से इन्होंने आदेश दिया कि धारा 370 हटाई गई है, वो वैलिड एक्ट था, ऐसा कर सकती केंद्र सरकार। साथ ही साथ का 2019 में जो 370 को हटाने की जो तो कश्मीर को जो स्पेशल पावर है वो समाप्त हो गई है, और इसके लिए जो प्रक्रिया यूज़ की, प्रोसेस यूज किया वो भी सही था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा धारा 370 है वो टेम्परेरी प्रावधान है, और ये प्रेसिडेंट के पास स्पेशल पावर है कि वो इस प्रकार से कभी भी हटा सकता है। इसके अलावा संविधान सभा ने असेंबली की जरूरत थी, असेंबली थी नहीं, तो स्टेट लेजिस्लेशन थी उसका स्थान ले सकता था, बट स्टेट लेजिस्लेशन भी नहीं था, तो जो प्रेसिडेंट था वो खुद से खुद को परमिशन दे सकता था और खुद के परमिशन से वो इसे हटा सकता था। ये भी इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा जम्मू कश्मीर के पास में खुद के पास में कोई स्पेशल वो नहीं है राज्य का दर्जा, जैसे देखो सारे राज्य हैं वो भी भारत का इंटीग्रल पार्ट है भारत का, उनके पास में ऐसा कोई सोवरन पावर नहीं है। तो वैसे जम्मू कश्मीर के पास में खुद का कोई आंतरिक या सुपर पावर नहीं है, सोवरन पावर नहीं है, सोवरनिटी नहीं है कि वो अलग देश की तरह बिहेव करे। जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा ही है, ऐसा जम्मू कश्मीर के संविधान में भी लिखा गया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कोट भी किया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप जल्द से जल्द वहाँ पर कहाँ जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाओ। कुछ डेट दी गई थी कि सितंबर 2024 तक वहाँ पे चुनाव करवाए जाए और जम्मू कश्मीर को पुनः राज्य का दर्जा दिया जाए। इस प्रकार का सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश भी दिया है। और वहाँ जिन लोग थे, जो आसपास के लोग रहते थे, कम्युनिटी, जिनको हार्म हुआ है उसके लिए अलग से एक कमेटी बैठाई जाए, ट्रूथ रिक्लेस कमेटी बैठाई जाए, जिससे आसपास के लोगों को जो हार्म हुआ है उसमें सुधार किया जाए और उनको वापस कंसेशन दिया जाए। ठीक है, तो काफ़ी सारे जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं इन सब क्वेश्चन का भी हमने जिक्र कर लिया है। और ये पूरा धारा 370 या आर्टिकल 370 के बारे में था, जो अब इतिहास बन चुका है। अब जम्मू कश्मीर भी सभी राज्यों की तरह आम राज्य है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? इस स्कीम के तहत 21 लाख लोग नए जुड़े हैं इस स्कीम से और उन्होंने फॉर्म फिल किया है, तो काफ़ी बड़ा डेटा है। अब स्कीम के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इस स्कीम का एम क्या है, उद्देश्य क्या है? इस स्कीम के माध्यम से जो आर्टिसियन होते हैं ना, जो आर्टिकल बनाते हैं, जैसे कि लोहार है या छोटे मोटे आइटम बनाने का काम करते हैं, कुछ चमड़ा से के जूते बनाने का काम करते हैं, ये सारे आर्टिसियन होते हैं। तो ये जो अपने प्रोडक्ट बनाते हैं तो इनकी क्वालिटी थोड़ी कम होती है या फिर इनको इतना नॉलेज नहीं होती है कि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार कर सके। तो इस स्कीम के माध्यम से उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी में पहले सुधार किया जाएगा। साथ ही साथ इनकी रीच बहुत लिमिटेड रीच होती है, तो इनकी रीच बढ़ाने का भी काम किया जाएगा। इसके अलावा जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी वैल्यू भी कम होती है, तो इसमें वैल्यू ऐड करने की भी कोशिश की जाएगी। इसमें कौन कौन से शामिल हैं कि इनको कारपेंटर है, साथ ही साथ में जो लोहार है, कोबलर है, इन सब को शामिल किया। ऐसे 18 प्रकार के जो प्रोफेशन करने वाले लोग हैं उनको शामिल किया गया। मतलब 18 पारंपरिक जो ट्रेडिशनल उनका काम यही है, उन सबको शामिल किया गया इस स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब केंद्र सरकार इसमें पैसे लगाती है, सारे पैसे। नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री है ना, MSME मिनिस्ट्री, वो नोडल मिनिस्ट्री है इसके लिए। ठीक है, MSME मिनिस्ट्री है ना, वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। इससे बेनिफिट क्या होगा और क्या क्या काम किया जाएगा इसमें? जो जिनको भी शामिल किया जाएगा, हमने बोला 18 प्रोफेशनल होते हैं उनको शामिल किया जाएगा जो ट्रेडिशनल काम करते हैं। तो इनको क्या सर्टिफिकेट दिया जाएगा और सर्टिफिकेट के माध्यम से वो आगे काम कर सकते हैं। साथ ही साथ इनको ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के अलावा उनको 5,000 रुपये ट्रेनिंग के साथ साथ दिए जाएंगे। साथ ही 15,000 रुपये का इंसेंटिव भी दिया जाएगा। इनको 3 साल की
वो वेरिफिकेशन दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें 3 स्टेज होगा, अलग अलग स्टेज पर इनको अलग अलग तरीके से ट्रेन किया जाएगा। तो इसके अलावा भी कई सारे क्रेडिट हेल्प की जाएगी उनकी। तो ये सारा पूरा था इस आर्टिकल के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की 75 एनिवर्सरी उसके बारे में अभी न्यूज़ आई थी, तो उसकी चर्चा करते हैं। ये पूरे आर्टिकल में न्यूज़ थी। न्यूज़ इतनी खास कुछ थी नहीं कि जो यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है उसकी 75वीं वर्षगांठ है, तो उस पर चर्चा करते हैं। देखो 10 दिसंबर 1948 को इसे अडॉप्ट में लाया गया था। किसको? यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को। इसकी थीम, अभी की थीम थी जो इस साल मनाया गया, उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। ये इस बार की थीम थी, 2023 में मनाया गया था, इसकी थीम थी। अब बात करें ह्यूमन राइट के बारे में। ह्यूमन राइट क्या होते हैं? मतलब मानवाधिकार क्या होते हैं? ऐसे राइट होते हैं जो सभी लोगों, जाति, धर्म, लिंग, सबके आधार पर सभी लोगों को मिले, और इसमें वो सारे राइट होते हैं जो नॉर्मल ह्यूमन है उसके सर्वाइवल के लिए ऐसे राइट होना जरूरी है, नेसेसरी है। सभी लोगों को मिले, किसी बिना किसी भेदभाव के मिले, और जो मानव है उसके सर्वाइवल के लिए ऐसे आर्टिकल का होना, ऐसे अधिकारों का होना जरूरी है। उससे मानवाधिकार या ह्यूमन राइट कहा जाता है। इसमें कौन कौन से? राइट टू फ्रीडम होता है, राइट टू लाइफ होता है, राइट टू लाइफ लिबर्टी होता है, राइट टू लाइफ डिग्निटी होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी होता है, मतलब कोई किसी की गुलामी नहीं करता। इस प्रकार कई प्रकार के आर्टिकल होते हैं। जैसे एजुकेशन का राइट है, राइट टू फूड है, और ठीक है, ये सारे आर्टिकल होते हैं, सारे जो राइट होते हैं वो आते हैं ह्यूमन राइट के तहत। ठीक है, अब जो इसकी देखो अब बात करते हैं ये कैसे अडॉप्ट किया गया था, इसके बारे में एक बार बैकग्राउंड हिस्ट्री जान लेते हैं इसकी। तो 1948 में यूएन की जो जनरल असेंबली है, यूएन की जनरल असेंबली की 1948 में मीटिंग हुई थी। कहाँ मिले थे ये? पेरिस में ये जनरल असेंबली मिली थी। जब ये पेरिस में मिली थी तब महसूस हुआ था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, उसमें कई सारे लोगों का ह्यूमन राइट जो थे ना उसका वायलेशन हुआ था, मतलब लोगों को मारा गया, उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनी गई, तो कई सारे ऐसे काम होते। तो जब यूएन बना तो यूएन की जनरल असेंबली में सारे देश बैठे, तो उनको महसूस हुआ कि देखो लोगों के जो बेसिक जो ह्यूमन राइट होते हैं, मानवाधिकार होते हैं, उनका तो कम से कम वायलेशन नहीं होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, चाहे वॉर भी क्यों ना हो। तब सबने मिलकर डिक्लेयर किया, मतलब डिसीजन लिया कि हम ऐसे जो ह्यूमन राइट बनाएंगे ताकि इसका वायलेशन ना हो, इस पर प्रॉपर मैकेनिज्म बने। तो 1948 को 10 दिसंबर 1948 को यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी पेरिस में। इस मीटिंग में इसे प्रपोज किया गया था। मतलब ये कोई ट्रीटी नहीं है, ना कोई ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस प्रकार का कुछ नहीं, ओनली एक प्रपोज किया गया था। और ये आपको मानना नहीं मानना, ये देश पर बाइंडिंग नहीं है। कोई भी देश है जो इसे एक्सेप्ट कर लेता है, भाई हाँ आपने प्रपोज किया, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो अब मानना नहीं मानना उस देश पे डिपेंड करता है। ओनली प्रपोजनल स्टेज में ही हाँ इसको एक्सेप्ट कर, जैसे इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया, इंडिया की प्रीलिम जो अपना प्रस्तावना है उसमें भी इसका जिक्र है, साथ ही साथ हमारे फंडामेंटल राइट है उसमें भी इसका जिक्र है। तो कई सारे देश ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, और कई देशों में ये ह्यूमन राइट काम भी नहीं करते हैं, तो ये उन देशों पर बाइंडिंग नहीं है। वो देश तो चाहे तो उसे एक्सेप्ट करे ना करे, उस पर डिपेंड करता है। ये चीज़ आई, मतलब कोई ट्रीटी नहीं है, लीगल नहीं, बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, और इसे मानना नहीं मानना देशों पर डिपेंड करता है। अब इसकी बात करें तो क्या ह्यूमन राइट है, उसका कोई लीगल लॉ वगैरह कुछ बना हुआ है? तो ये अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। हमारे अपने संविधान में भी जिक्र है इसका, तो सब देशों पर खुद पे निर्भर करता है कि वो इसके लिए लीगल बनाना चाहते, लॉ बनाना चाहते कि नहीं बनाना चाहते। बट भारत में ये है। और कौन कौन से राइट है इसकी कोई सूची है नहीं, इसकी कोई लिस्ट नहीं है। इसमें कितने भी राइट आप शामिल कर सकते हो, अलग अलग देशों के लिए अलग अलग राइट हो सकते हैं ह्यूमन राइट, ये कंट्री बाई कंट्री अलग अलग हो सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है थ्रीविल्लूर स्टेचू बना है अभी फ्रांस में, मतलब फ्रांस में अभी थ्रीविल्लूर जी है, उनका स्टेचू बना है, इसका इनोग्रेट हुआ। इसके बारे में जानते हैं, यही न्यूज़ है। फ्रांस में स्टेचू बना है, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, उन्होंने कहा है कि फ्रांस और हमारे के बीच में अच्छे रिश्ते हैं, और इसी रिश्ते की ये एक नींव है कि जो थ्रीविल्लूर जी है उनका स्टेचू है वो फ्रांस में बना है। अब थ्रीविल्लूर जी के बारे में जानते हैं। तो ये थ्रीविल्लूर जी है, इनको वल्लूर नाम से भी जाना जाता है। ये एक दार्शनिक भी है, फिलोसोफर भी है, साथ साथ में पोइट है, कवि भी है, ठीक है। और इन्होंने कई सारी बुक भी लिखी है, कई पोइट भी लिखी है, ठीक है। कई सारे इनके मंदिर भी हैं। इनको विजडम और नॉलेज का सिंबल भी माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। विजडम और मतलब बुद्धि का और ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है इनको। इनकी बुक है तिरुकुल्लर,
ठीक है। उस बुक में कई सारे विषयों का जिक्र है, जैसे कि एथिक्स का है, पॉलिटिक्स का है, इकोनॉमी का है, कई सारी बातों का जिक्र किया गया है। लव का भी जिक्र किया गया है इसकी बुक में, इनकी बुक में। और इनकी बुक के तीन टाइप से इनकी बुक का डिवीज़न किया गया, मतलब इनकी बुक थी उसको बाद में 3 प्रकार से विभाजित किया गया। पहला है अरम, अरम मतलब वर्च्यू। दूसरा है पोरुल, पोरुल का मतलब तो सोसाइटी या गवर्नमेंट। तीसरा है कसम, कसम का मतलब कमम, सॉरी। पहला अरम वर्च्यू, दूसरा पोरुल सोसाइटी, तीसरा है कमम मतलब लव। इनकी बुक को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। ये पहली बुक जैसे कोई भी मूवी होती है, 3 पार्ट बन गए उसके, तो कोई बुक होती है उनके 3 पार्टों में उसको डिवाइड कर दिया गया। तो ये इनकी जो बुक थी, उनको बुक का जिनका नाम था त्रिकुलर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, त्रिकुलर किन की बुक है, तो ये त्रिवल्लुर जी की बुक है। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। तो पहला अरम वर्च्यू, पोरुल सोसाइटी या गवर्नमेंट, और कमम लव के बारे में इसमें जिक्र है। इनका इंपॉर्टेंस क्या था, क्या इन्होंने किया था, उसके बारे में थोड़ा सिग्निफिकेंस महत्व जान लेते हैं इसमें इनका। तो इनका कई महत्व, इनके कई सारे टेम्पल है, चेन्नई में है, जैसे कि तिरुवल्लुर जी टेम्पल है जो 16वीं सेंचुरी में बना, 16th सेंचुरी में बना था, जो चेन्नई में है। इसके साथ में टेम्पल मेमोरियल है जो वल्लूर कोट्टम में है, ये चेन्नई के पास ही है, जो एशिया का सबसे लार्जेस्ट ऑडिटोरियम है इस मंदिर में। साथ में इनका स्टेच्यू भी है जो 133 फीट लंबा है, ठीक है। और अब संगम लिटरेचर के बारे में जान लेते हैं। त्रिवल्लुर जी के बारे में जाना, तो अब संगम लिटरेचर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपनी हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। तो देखो बात करते हैं संगम लिटरेचर की, तो 1st to 4th सेंचुरी BC के बीच में लिखा गया था, कि तमिलनाडु में लिखा गया था, तमिल में, ओरिजिनल तमिल में लिखा गया था। तो 1st to 4th सेंचुरी BC के बीच में लिखा गया था। और ये मदुरई के आसपास के जो राज्य है वहाँ पे, मदुरई आसपास का एरिया, वहाँ पे लिखा गया था। और इसमें बुक की बात करें तो तोलकपियम, आपने पढ़ा होगा वो हिस्ट्री में या आर्ट एंड कल्चर, कहीं भी इसके बारे में जिक्र सुना होगा, वैसे तो बहुत जगह है इसके जिक्र है। तो तोलकपियम काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। तो इसमें 8 तोलकपियम, ठीक है, ये बुक के इंपॉर्टेंट जो ग्रामर से रिलेटेड है। इसके अलावा भी इसमें कई सारी बुकें लिखी, जैसे एतुत कोतई या एतु कोतई, इसे एतुत कोतई भी कह सकते हैं या एतुत कोई भी कह सकते हो। एतुत कोई मतलब इसमें 8 बुकों का जिक्र है, मतलब 8 प्रकार के बुक्स है, उनका जिक्र है एतुत कोई में। साथ ही पुत्तु पत्तू या पत्तू पत्तू भी कहा जाता है। इसमें 10 पोइम लिखी गई है, पत्तू पत्तू में 10 पोइम है, और एतुत कोई में 8 बुक लिखी गई है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। क्या क्या चीज़ें बटी, संगम लिटरेचर कब लिखा गया था, 1st सेंचुरी to 4th सेंचुरी BC के बीच में, मदुरै के आसपास लिखा गया था। और तोलकपियम उसी समय की बुक है, तोलकपियम जो ग्रामर से रिलेटेड बुक है, उसमें ग्रामर का जिक्र है। और एतुत कोई 8 बुक लिखी गई थी इसके तहत। साथ में पत्तू जिसमें 10 पोइम है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।